गुजरात का नेतृत्व सर्वदूर माना गया है। लेकिन ये बात सही है कि पूरे विश्व में पशुओं की संख्या की तुलना में दूध का जो उत्पादन है उस हिसाब से हम लोग बहुत पीछे हैं और हमें इतनी बड़ी मात्रा में पशुओं की देखभाल करनी होती है, संभालना होता है और उसमें से हमें जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता है। और उसका कारण ये नहीं है कि वहां कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रीड है और हमारे पास कोई कम नस्ल की चीजें हैं, ऐसा नहीं है। कुछ तो हमारे सामाजिक जीवन की गरीबी है, उसका इम्पैक्ट भी वहां होता है। उसी प्रकार से हमारे देश में हर साल देश के किसी न किसी कोने में अकाल होता है और जब अकाल होता है तो एक बहुत बड़ा सबसे पहला कैजुअलिटी अगर कहीं है तो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में होती है, हमारे पशुओं को होती है। इतना ही हम शिफ्ट क्यों न करें, लेकिन वो कठिनाई बहुत बड़ी है। अब 2200 करोड़ रुपयों के प्लान के साथ मिशन मिल्क की योजना और दूध की उत्पादकता कैसे बढ़े, उस दिशा का अभियान, मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक नए तरीके से सोचने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए जरूर काम आएगा। कुछ प्रयास गुजरात में जो हुए हैं, हो सकता है कि मैं उसका यहां जिक्र करूं तो उचित होगा। ये तो सही है कि गुजरात में डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही सक्रिय है और उसका नेटवर्क बहुत नीचे तक है और उसका बेनिफिट सब दूर मिला है, लगातार मिलता रहा है। लेकिन सरकार ने कुछ इनिशिएटिव ली है, जैसे हम लोग एक पशु आरोग्य मेला करते हैं। हर वर्ष करीब 3,500-4 हजार पशु आरोग्य मेला होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना न पड़े और ये लगातार करते हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि वैक्सीनेशन का काम करीब 100% विद इन टाइम फ्रेम हो जाता है। सबसे बड़ा काम ये हो जाता है और ये रेगुलर मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन, इन सारी देखभाल के कारण एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है। थोड़ा सा भी वेदर चेंज के कारण, थोड़ा सा भी वायरस के कारण जो पशु बीमार हो जाते हैं, इन रेगुलर पशु आरोग्य मेले के कारण 117 डिसीज ऐसे हैं जो गुजरात में टोटली इरेडिकेट हो गए। कितनी बड़ी सेवा हुई आप अंदाज कर सकते हैं। 170 डिसीज टोटली इरेडिकेट होना मतलब पशु की सुरक्षा के दृष्टि से बहुत बड़ा अहम भूमिका काम हो जाता है। और हम पशु आरोग्य मेले में यहां तक पहुंचे हैं, शायद दुनिया में गुजरात अकेला राज्य है कि जहां कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, कैटल का डेंटल ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे देश में ये सोचा भी नहीं जाता होगा कि इतनी बारीकी से हम इसमें केयर करते हैं। उसी प्रकार से ग्रासलैंड के विकास की दिशा में काम करने की जरूरत मुझे लगती है। यहाँ जो बाहर के मेहमान आए, यहाँ से 30-40 मिनट की दूरी पर धर्मज करके स्थान है, वहां ग्रास के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम से किस प्रकार से डेवलप किया है और होम डिलीवरी ग्रास कैसे देते हैं, बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। लेकिन मैंने भारत सरकार को कई बार ये विषय रखा है, मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं। देश के किसी न किसी राज्य में जब अकाल होता है तो वहां पशुओं का संकट बढ़ता है। क्यों न हमारे देश में 5 या 6 जोन में बहुत बड़े ग्रासलैंड डेवलप किए जाए। अगर बहुत बड़े ग्रासलैंड डेवलप करें और हम ग्रास बैंक को फोकस करें तो कहीं पर भी कुछ मुसीबत आ जाए तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर उस ग्रास को शिफ्ट कर सकते हैं और हम ये जो एकदम से हमारा ग्राम नीचे चला जाता है उसको बचा सकते हैं। उस दिशा में सोचने की आवश्यकता मुझे लगती है। उसी प्रकार से शायद मैं यहां आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात की और जो है चिंता करने की आवश्यकता है। यहां भी बैठे हुए लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा, हम मिल्क रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार जो है वो पिंक रिवॉल्यूशन की बात करती है।
और पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब है मटन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। ये आपके 2242 करोड़ की तुलना में मटन एक्सपोर्ट सब्सिडी ज्यादा है। ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ये पता नहीं रहता है किस आयु का पशु काटा जाता है, किस आयु का पशु काटा जाता है। और मिल्क रिवॉल्यूशन छोड़ करके पिंक रिवॉल्यूशन की ओर अगर फोकस किया जाएगा और मटन एक्सपोर्ट के लिए हम बढ़ावा देंगे, और ये भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सोचा गया है कि भारत में से दुनिया में सबसे ज्यादा पिंक यानी मटन एक्सपोर्ट की संभावना है। इट कैन ब्रिंग अ पिंक रिवॉल्यूशन। अगर यही स्थिति बनेगी तो दूध देने योग्य भी पशु कटेंगे, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति को बिना मेहनत को कहीं से ले लिया, गरीब आदमी से ले लिया, काट दिया, बेच दिया, उसको इनकम बढ़ने वाली। दूसरा एक संकट है जो चिंता का विषय है, बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में हिंदुस्तान से गायों का स्मगलिंग होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। एक काउ स्मगलिंग का जो इंडस्ट्री है वो इतना बड़ा है कि जो हमारे देश में इतनी मेहनत, और शरद पवार जी और इतनी इनकी टीम इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन वो एक चीज ऐसी है कि जो सारा हमारा लूट करके चली जाती है। इन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे हम इस सारे मिशन को पार करने के लिए योजना करें, इस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम काम कर पाएंगे। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक चिंता व्यक्त की थी कुछ दिन पहले, तो कुछ महीने पहले, और उन्होंने ये कहा था कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारा देश न्यूट्रिशन के संकट से गुजर रहा है। अब मानव जात के लिए इतना बड़ा संकट अगर न्यूट्रिशन है तो पशु के लिए तो कितना होगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम पशु आहार के लिए ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं करते हैं, पशु आहार के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीजें प्रोवाइड करने की व्यवस्था नहीं करते हैं, हमारे राज्य में हम बच पाए हैं क्योंकि डेयरी नेटवर्क हमें मदद करता है। हमारे यहां डेयरी के माध्यम से भी पशु आहार के उत्पादन के काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से, दूसरा, पशु आहार का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत होता है और इसलिए आवश्यकता ये होगी कि उसको व्यापक रूप से उसका नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। यानी एवरेज एक डिस्ट्रिक्ट में पशु आहार की रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर वहां प्रोडक्शन होता है और उस प्रकार की लागत से कुछ काम होते हैं, तो हो सकता है कि हम जल्दी से और शॉर्टेस्ट रूट से अगर पशु आहार पहुंच जाते हैं तो जो दूध लेने के लिए जाने वाले व्हीकल्स हैं वो अपने साथ पशु आहार ले जा सकते हैं, पशु आहार छोड़ करके दूध लेकर के आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को हम बचा सकते हैं। एक ऐसा हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इस बात को चलाएं तो हम काफी मात्रा में पशु की चिंता कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये बात सही है कि आधुनिक विज्ञान का उपयोग आज भी हमारे यहां बहुत कम होता है। ज्यादातर हमारे देश में पशु की देखभाल करने का काम माताएं बहनें करती हैं। ज्यादातर मिल्क का उद्योग है प्रमुख रूप से माताएं बहनें देखती हैं। और अगर ये सही है तो हमारे लिए जैसे डेयरी के लोग करते हैं, उन बहनों को बुलाना, उनको ट्रेनिंग करना, ये रेगुलर डेयरी में काम चलता है। लेकिन गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम इन माताओं बहनों की शिक्षा के लिए, विशेष करके पशु आहार के लिए, पशु के केयर के लिए, अगर हम एक बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम खड़ा कर सकते हैं तो शायद लाभ होगा। गुजरात ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में काम प्रारंभ किया है। हमने एक अलग कामधेनु यूनिवर्सिटी बनाई है जो मेनली फॉर एनिमल हस्बेंड्री के लिए है। हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपर्टाइज लाना चाहते हैं ताकि उस दिशा में हम काम करें। उसी प्रकार से एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है। गुजरात में कुछ जगह पे प्रयोग हुआ, विशेष करके आणंद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, धीरे धीरे और जगह पे भी हो रहा है। अगर गुजरात में, कभी कभी मैं सोच करके डर जाता हूं कि अगर गुजरात में ये डेयरी नेटवर्क न होता और 10 साल में अकाल साल की अवस्था में रहते तो मेरे राज्य का किसान का क्या हुआ होता।
जो और राज्यों में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, शायद हमारे भी वही नौबत आ जाते, लेकिन हम बच गए इसलिए कि हमारे किसान को एडिशनल इनकम के लिए पशुपालन, दूध, ये उसका सहारा बन गया, उसका जीवन का गुजारा चल गया। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एनिमल हस्बेंड्री को 3 बेसिक रूप से उसको अगर बांटवारा किया जाए तो ये अच्छा मॉडल खड़ा हो सकता है। ये मुझे आणंद और खेड़ा के हमारे किसानों ने जो इवॉल्व किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 1/3 रेगुलर एग्रीकल्चर, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री एंड 1/3 ट्री फार्मिंग। वो अपने खेत के किनारे पर बड़े बड़े वृक्षों की खेती अब शुरू किया है। 1/3 इनकम उनको वृक्षों से मिलना शुरू हुआ है, और इसलिए कहीं नेचर की नाराजगी के कारण, बारिश न होने के कारण जो संकट आता है तो उसकी इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगता है। और इसलिए हम इन 3 हिस्सों में इस व्यवस्था को अगर विकसित कर सकते हैं तो हो सकता है, और इसको हमने देश भर में प्रमोट करना पड़ेगा। तो पशु की भी केयर होगी, ट्री के कारण एक लंबे अरसे तक उसकी जिंदगी की सुरक्षा का विश्वास बनेगा, और रेगुलर एग्रीकल्चर के कारण सालाना उसकी जिंदगी गुजारा करने के लिए जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। तो हमने इन सारी चीजों को अगर इंटीग्रेटेड हम करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं श्रीमान शरद पवार जी के इस मिशन का, और दूध की उत्पादकता जितनी बढ़ेगी, हो सकता है प्रधानमंत्री ने जो न्यूट्रिशन की चिंता व्यक्त की है, दूध उत्पादन से उस समस्या का समाधान का भी रास्ता मिल सकता है, और हम एक अच्छी दिशा में देश के बचपन को सशक्त बनाने में भी इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में लाभ ले सकते हैं। फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस योजना के लिए। धन्यवाद।